माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 के पैटर्न के अनुसार बनाया गया ये मॉडल पेपर नंबर 1। 3 मॉडल पेपर इसके बाद और समझाऊंगा। कौन से चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो सारी जानकारी के साथ इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए, विज्ञान विषय में पेपर है वो 4 खंडों में 4 सेक्शन में विभाजित होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। खंड अ में ऑब्जेक्ट टाइप 18 प्रश्न होंगे, 6 खाली जगह होगी। प्रश्न नंबर 1 में 18 प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, 6 प्रश्न उसमें। और तीसरा प्रश्न जो है जिनका उत्तर एक शब्द या एक लाइन में लिखना, अति लघु उत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो 12 होंगे। कुल मिलाकर खंड अ जो है आपका सेक्शन ए है, उसमें 18 ऑब्जेक्ट टाइप, 6 रिक्त स्थान और 12 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक। 8 और 10 6 कितने हो गए? 36 नंबर के प्रश्न, बहुत बड़ा भाग है ये। और 36 नंबर का मतलब हर प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा आपको 1 या 1.5 मिनट लग सकता है। अर्थात 1 घंटे के अंदर इसको आपको करना है। 1 घंटा खूब टाइम है। कोई बड़े उत्तर नहीं लिखने हैं। उत्तर कैसे लिखने हैं वो भी मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल हम इस पेपर को करते हैं। पहला प्रश्न है, अब देखो पहला और दूसरा दोनों प्रश्न पहले चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस पार्ट से जो है वो 2 ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आएंगे। अब वो इसी टाइप के हो सकते हैं और भी दूसरा प्रकार हो सकता है, अभिक्रिया का प्रकार पूछा जा सकता है, कैसा भी हो सकता है। फिलहाल आपके सामने CO plus H2 gives CH3OH अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, उस समय जो ये हाइड्रोजन है इसका गुणांक क्या होगा। तो हमें पहले ये देखना है कि यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 और 1 4 है। 4 का मतलब है इसको संतुलित करने के लिए मैं इसके आगे 2 से गुणा करूं तो मेरा उत्तर इसमें सही हो जाएगा। उत्तर इसका सही हो जाएगा। आपको बोर्ड के पेपर में कुछ नहीं लिखना है। आपको जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी में प्रश्न संख्या लिखें, लगाएं और के आगे लिखें ये 2। जो आंसर है वो साथ में लिखना जरूरी है। दूसरा प्रश्न था, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। आप अपनी खुद की जांच कर लें कि आपने पेपर में क्या उत्तर लिखा है, उससे आपके नंबर पता चल जाएगा अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये दोनों ही पहले चैप्टर के प्रश्न हैं और आपके ऑब्जेक्ट टाइप में ही इस टाइप का आएंगे सवाल 2। ऑक्सीजन अपचयन कुछ भी पूछा जा सकता है, वो अलग चीज है। दूसरा और तीसरा और चौथा 2 ऑब्जेक्ट टाइप आपके पाठ नंबर 3 चैप्टर 3 से मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु वाले से पूछे जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया कि एक तत्व क्यों मुलायम है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करता है तेजी से, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है।
आपको ध्यान है कि ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, चाकू से काटा जा सकता है, वो सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। तो यहां उत्तर में सोडियम स उत्तर इसका सही हो जाएगा। और बाकी वाले तत्वों को आप जानते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, ये पानी में रोज डालते हैं हम, कॉपर में पानी डालते हैं, कुछ होता तो नहीं है अभिक्रिया, तो उत्तर हो जाएगा इसका सोडियम। अगर यहां पोटेशियम होता तो पोटेशियम सही होता। चौथा प्रश्न भी इसी पार्ट का है। एल्यूमिनियम परमाणु में m कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एल्यूमिनियम के अलावा दूसरा भी दिया जा सकता है कोई भी तत्व, हमको परमाणु क्रमांक आना चाहिए इसका। इसका एटॉमिक नंबर जो है एल्यूमिनियम का होता है 13, और जब इसका 13 नंबर होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 283। तो बाह्यतम कोष में m कोष, ये k कोष है, l कोष है, m पूछा m है, तो m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा और छठा, ये दो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आपके होंगे कार्बन वाले चैप्टर से। इस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं, कार्बन वाले पार्ट से दो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न होंगे। इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है CH3CH2OH, यानी एथेनॉल है, ये एथिल अल्कोहल है, पीने वाली शराब का रूप है। इसको अगर 443 डिग्री केल्विन ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो ए पदार्थ और जल, अब सीधी सी बात है, इसमें से आप जल निकाल दो ना, एक हाइड्रोजन यहां से निकालो, OH यहां से निकालो, तो पीछे बच गया CH2 अल्कोहल को एल्कीन में बदलने का तरीका ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा एथीन। ये आंसर सही हो जाएगा, CH2 CH2। अगला प्रश्न है बेंजीन में कितने द्विबंध होते हैं? आपको ध्यान है कि ये बेंजीन की संरचना है, एक छोड़कर अल्टरनेट 3 द्विबंध होते हैं और सब जगह ये हाइड्रोजन है, यानी कि C6H6 इसका फॉर्मूला है। 6 और 6 12 बंद है इसमें टोटल, लेकिन 12 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो एकल बंद है, लेकिन द्विबंध कितने हैं? 3 द्विबंध है। इसका उत्तर ये सही हो जाएगा ब। कई बार त्रिबंध पूछ सकते हैं, त्रिबंध कितने हैं? तो कितने होंगे? 0। त्रिबंध नहीं है इसमें, इसमें द्विबंध है। इधर ध्यान दे बेटा। हाँ, क्या सही किया वो तेरे को खुद को ध्यान है। आगे चलिए, देखो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 और 8। ये दोनों प्रश्न जो ऑब्जेक्ट टाइप के हैं वो आपके जनन वाले पार्ट से हैं। और यहां पहला प्रश्न पूछा गया है प्रण द्वारा, यानी पत्ती के द्वारा कौन सा पादप में जनन होता है? तो 3 पादप आप पहचानते हैं जहां पत्तियों से कभी नहीं होता जनन, पपीता, गुलाब, मटर तो हो नहीं सकता। आपको याद होना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा ब्रायोफिलम, जिसकी इस प्रकार की पत्ती होती है और यहाँ कलिकाएं निकलती है और ये नीचे गिरती है तो नया पौधा उग जाता है। कालाजार के रोगाणु में जनन, कालाजार का रोगाणु होता है लेशमानिया, और लेशमानिया में जनन होता है द्विखंडन यानी विखंडन। तो इसमें अगर विखंडन उत्तर सही है तो उत्तर विखंडन होगा, विखंडन ऑप्शन नहीं है और द्विखंडन है तो विखंडन का प्रकार है द्विखंडन, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब देखो ये 2 तो हो गए जनन वाले चैप्टर से। अगले 2 प्रश्न जो होंगे 9वां और 10वां ऑब्जेक्ट टाइप, वो आपका होगा नियंत्रण और समन्वय। पहला प्रश्न इसमें पूछा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों के वृद्धि को प्रेरित करती है? प से प्रेरित और प से पीयूष, और वृद्धि का नियमन होती तो थायराइड होती। इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है रक्तदाब, लार का आना, वमन मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा? रक्तदाब है, लार का आना, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिस पर हमारा इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, और ये सारी क्रियाएं जो है वो मेड्यूला नियंत्रित करता है। तो पश्च मस्तिष्क का भाग मेड्यूला, इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में मेड्यूला नहीं है और पश्च मस्तिष्क होता तो फिर उत्तर कौन सा सही होता? पश्च मस्तिष्क होता।
और मेडुला है तो फिर मेडुला ही सही है। फिर देखो 2 प्रश्न 9वां और 10वां जो ऑब्जेक्ट टाइप है, ये आपके 9वां और 10वां जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो आपके नेत्र वाले चैप्टर से आएगा, नेत्र और रंग बिरंगा संसार। पहला प्रश्न देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है। जो हमारा ये नेत्र लेंस है आंख में, इसके ऊपर ये पेशियां है, वो इसकी फोकस दूरी को कम ज्यादा करती है, समायोजित करती है। तो इन पेशियों का नाम क्या है? पक्षमाभी पेशियां। जहां उत्तर है वो सही है, तो पक्षमाभी पेशियां इसका उत्तर सही हो जाएगा, पक्षमाभी पेशियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है? जो रंग खतरे के चिन्ह होते हैं, वो दूर से दिखते हैं, उनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, तो वो रंग हो जाएगा लाल। पूछा जा सकता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो बैंगनी, ठीक है ना? हाँ, अब अगले 2 प्रश्न जो है आपके 13वां और 14वां ऑब्जेक्ट टाइप, ये प्रश्न होंगे विद्युत वाले चैप्टर से। विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, आपको ध्यान है विद्युत शक्ति होती है पावर इज इक्वल टू W/T। W होता है जूल, समय होता है T होता है सेकंड, यानी जूल बट्टा सेकंड तो है, तो जूल बट्टा सेकंड है, और इसी को हम वाट कहते हैं, वाट भी है। और दूसरा सूत्र होता है P = VI, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर भी है। लेकिन हमको बिल्कुल दिखना चाहिए प्रश्न पढ़ते ही कि कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। तो इसमें अगर आपको कूलाम दिख गया तो आपको ध्यान है कूलाम तो इसका मात्रक है ही नहीं, और आप तुक्का इसमें मारोगे तो गलत हो जाएगा। जब आपको ध्यान है कूलाम मात्रक जो है वो आवेश का है, तो फिर कूलाम सही है इसमें, बाकी तो तीनों ही होंगे। कूलाम हमें पता होना चाहिए कि कूलाम आवेश का मात्रक है, तो बाकी वाले तीनों इसी के, समझ लें। ये घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्य विद्युत साधित्र, जो हमारे घरों के अंदर विद्युत उपकरण हम जोड़ते हैं, वो सभी पार्श्व क्रम में होते हैं, क्योंकि सबको वोल्टेज समान मिलता है। पार्श्व क्रम में V समान रहता है, I अलग होती है, इसलिए घरों के अंदर 2 अलग अलग प्रकार के परिपथ होते हैं, 5 एम्पियर वाले, 15 एम्पियर वाले, पावर प्लग अलग होते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ब उत्तर हो जाएगा केवल पार्श्व क्रम में, ब उत्तर हो जाएगा इसका केवल पार्श्व क्रम में। ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्नों को अच्छे ढंग से उत्तर पढ़ें, ये तो सारे बोनस के नंबर है, ढंग से नहीं पढ़ा और इनमें गड़बड़ हो गया तो फिर काम पक्का है। फिर देखो 15वां और 16वां जो 2 प्रश्न है, ये प्रश्न आपके पाठ होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 15 और 16वां जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आएंगे। और इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में सही है, ये वाम हस्त नियम है, ये अंगुष्ठ है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है। मध्यमा धारा की दिशा को बताती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, अंगुष्ठ गति या बल की दिशा को बता रहा है। अब इसमें हम देखते हैं मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र, ये तो गलत है। तर्जनी विद्युत धारा की दिशा, ये भी गलत है, उल्टे कर दिए दोनों। अंगूठा गति की दिशा, उपरोक्त सभी, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? स अंगूठा। अगर इन दोनों में ये चेंज कर दे और आप ये रटके चले जाओ कि हमको तो वहां स बताया अंगूठा ही करना है, और वहां लिखा हुआ है कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तो फिर सही हो जाएगा, तो सारे हो जाएंगे। पश्चिम की ओर से प्रक्षेपित कोई धनावेश चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर दिशा, देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये पश्चिम की ओर से, पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर बल लग रहा है, विक्षेपित हो जाता है, तो आप धारा की दिशा इधर करो, बल उधर करो, तो ये हो जाएगा। ये हो गया धारा की दिशा, ये बल, तो किधर हो जाएगा? ऊपरी मुखी, इसका उत्तर सही हो जाएगा। 2 प्रश्न जो है
17 और 18वां, ये दोनों अंतिम चैप्टर पर्यावरण से आएंगे, एनवायरमेंट से। और पहला प्रश्न है प्राकृतिक परितंत्र, जो प्रकृति बनाती है, तो प्रकृति इसमें से जंगल बनाती है, खेत, ये तीनों ही कृत्रिम परितंत्र के उदाहरण है। मेढक पादप पर रहने वाले कीटों को खाता है, तो मेढक का पोष स्तर देखो, पादप पर कीट को खाता है मेंढक, तो ये पहला पोष स्तर होगा प्रथम, ये होगा द्वितीय पोष स्तर, ये होगा तृतीय पोष स्तर। इनका जो स्तर है, टॉपिक लेवल जो है वो T3 होगा, यानी कि इसका लेवल जो जाएगा तृतीय पोष स्तर। उपभोक्ता द्वितीय, ये उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोष स्तर होते हैं। अब आप जांच लेंगे आपके कितने ऑब्जेक्ट टाइप सही हो रहे हैं। आगे चलें, अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रश्न देखें आप। अब आप बोर्ड की परीक्षा में जब आपके सारे 18 प्रश्न हो जाए, या आपको नहीं आया तो उसकी करना सारे क्रमानुसार है, उल्टे ऊपर नीचे नहीं करना है। पहला कर दिया ऑब्जेक्ट है, फिर 8वां कर दिया, फिर 7वां कर दिया, क्रमबद्ध चलना है। नहीं आ रहा है तो उसकी जगह छोड़ें फिलहाल, फिर सोच के करें। फिर प्रश्न संख्या 2 बीच में एक लाइन छोड़ दें और प्रश्न संख्या 2 लिखे, रिक्त स्थानों की पूर्ति, इनका सीधा उत्तर ही लिखना है। आपको पूरी ऑब्जेक्ट है, ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, जो आंसर है वो लिखना है। नंबर सही लगाना जरूरी है। आप 1 नंबर लगाए रिक्त स्थान का, ऊपर ये जरूर लिखें, ये लिखने के बाद नंबर 1 लगाए। और अब संतरे में, तो संतरे में कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, सब दोनों में से सेम कोई भी लिखो, सेम ही है ये। संतरा सिट्रिक अम्ल, संतरे के सारे छोटे बड़े भाई, नारंगी, मौसम्बी जो है, या नींबू है, ये सब में सिट्रिक अम्ल होता है। दांतों में उपस्थित पदार्थ का रासायनिक नाम, दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर हम लिखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यह एक कैल्शियम फॉस्फेट का प्रकार है, एक रूप है। शुद्रात्र में आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली नुमा उपार होते हैं। जो हमारी छोटी हाथ होती है उसमें अनेक इस प्रकार के जो है बाल जैसी संरचनाएं होती है, जिनका काम शुद्रात्र का आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ाना और पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। तो उसका नाम है, इनका नाम है दीर्घरोम। पेपर पर कुछ नहीं लिखे, कॉपी में लिखते जाए नंबर लगाकर। दीर्घरोम को आप रसांकुर भी लिख सकते हैं। एक कृत्रिम, देखो इसमें भी ध्यान रखो, खाली जगह जो है वो आपके अम्लसार लवण वाले चैप्टर से आएगी। दो खाली जगह आपके जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से आएगी, एक खाली जगह मेंडल वाले से आएगी, और एक खाली जगह, दो खाली जगह ये आनुवांशिक वाले में से आएगी। तो यहां हो जाएगा, कौन सी तकनीक द्वारा निकालते हैं? अपोहन, या आप डायलिसिस के द्वारा। अगर दोनों किडनी खराब है, वृक्क खराब है, तो उस व्यक्ति में अपचिष्ट पदार्थों को रक्त में से डायलिसिस प्रोसेस, अपोहन की क्रिया से बाहर निकाला जाता है। मेंडल के वंशागति नियम प्रयोग में F1PD, देखो पेपर में उसमें F2 होगा, मैंने बाद में चेंज कर दिया है, F1PD में लंबे पौधों का अनुपात, या उसमें पेपर में आपकी मिस्टेक होगा या मैंने सही कर दिया है। F1PD में लंबे पौधे, F1PD में तो सारे ही लंबे थे, विषम युग्म जी होते हैं संकर, ठीक है ना। जैसे ये लंबे पौधे हैं, ये बौने हैं, ये पेरेंट पीडी है,
इनका जब क्रॉस कराया जाता है, अरे ये भी कैपिटल टी होगा, तो हम जो है हाँ, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये पहली पीढ़ी प्राप्त होती है। तो पहली पीढ़ी के अंदर सारे पौधे दिखने में कैसे होते हैं? 100% लंबे पौधे। तो ये पूछा है लंबे पौधों का अनुपात कितना था? 100%, 100% लंबे, सभी 100% पौधे लंबे प्राप्त होते हैं पहली पीढ़ी में। लेकिन F2 पीढ़ी के अंदर 75% लंबे और 25% बौने दिखने में। छठा प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं? तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी और एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र। 22 जोड़ी स्त्रियों में और पुरुषों में समान गुणसूत्र होते हैं जिन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, ऑटोसोम। ध्यान दें। नेक्स्ट, ये इस प्रकार से 2 प्रश्न पूरे हो गए। प्रश्न संख्या आप 3 देखें। तीसरा प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जिसके अंदर 12 प्रश्न दिए गए। और कौन सा प्रश्न है जो कौन से चैप्टर आया है उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग आएगा बोर्ड में भी 2026 में इस बार। जैसे पहले चैप्टर से ये विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित किया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एक समीकरण है CuSO4 प्लस Fe gives FeSO4 प्लस Cu। यहां Fe ने Cu को हटाया है क्योंकि Fe Cu से ज्यादा क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। साथ में द्विविस्थापन, जब इनका उत्तर लिखे फिर प्रश्न नंबर 3 लगाए और 3 के अंदर 1 नंबर लगाया। हालांकि ज्यादातर प्रश्न एक शब्द के ही होंगे, थोड़ा सा मैंने ये बड़ा पूछ लिया है, एक ही परिभाषा होगी परीक्षा में, तो परिभाषा के साथ आप जो है वो उदाहरण भी लिखे। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एक एक एग्जाम्पल तो सारी अभिक्रियाओं के याद होने चाहिए। द्विविस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारकों यानी 2 अभिकारक जो यौगिक है उनके मूलकों का या उनके आयनों का परस्पर आदान प्रदान होना या विनिमय होना। जैसे उदाहरण Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स, देखो Ba यहां आ गया और Na यहां आ गया, तो बन जाएगा ये BaSO4 प्लस NaCl। BaSO4 का अवक्षेप बनेगा। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर। ये आपके दूसरे पार्ट का अम्ल क्षार लवण का, वहां पर भी ऐसे ही आएगा इस टाइप से। जो प्रश्न मैंने जिस नंबर पर लिखे और जिसके अनुसार लिखे 99% बोर्ड का पैटर्न वही रहेगा। कभी कभी बोर्ड कोई प्रश्न चेंज कर सकता है, वो अलग बात है, सर्वाधिकार उनके पास सुरक्षित है। यहां पहला प्रश्न है या दूसरा प्रश्न है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में एक तो बेकिंग सोडा ही होगा, एक तो होगा बेकिंग पाउडर में कौन होगा? बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा। और दूसरा इसमें कोई दुर्बल अम्ल ले लो, दुर्बल अम्ल खाने वाला टार्टरिक अम्ल ले लो। इन दोनों से मिलने से क्या बनता है? क्या बनता है भाई? कितने जनों को सही है ये? अगला प्रश्न देखिए, सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन में से द्रव अधातु आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में अब तक ज्ञात तत्वों में से एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है वो होता है मरकरी यानी पारा, जो आपने थर्मामीटर में देखा है। और दूसरा जो एक अधातु
नॉन मेटल जो द्रव अवस्था में होता है कमरे के ताप पर, वो है ब्रोमीन। कौन सा भाई? ब्रोमीन। तो उत्तर हो जाएगा इसका ब्रोमीन, लिखेंगे आगे सिर्फ बस। फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाने वाला पादप हार्मोन, तो फलों और बीजों में जो कोशिका विभाजन करता है वो है साइटोकाइनिन। कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। अंतर्ग्रंथन, अंतर्ग्रंथन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान जहां पर विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान जिसे अंतर्ग्रंथन या सिनेप्स कहते हैं। कई बार हिंदी शब्द समझ में नहीं आए तो अंग्रेजी वाले में पढ़ने वाला लिखा होगा सिनेप्स। अगला प्रश्न, मटर के लंबे और बौने पौधों के संकरण F2PD तक आरेख बनाओ खाली लक्षण अनुपात का। तो भी मैंने बताया था, वैसे ये PPD हो गई, इसका क्रॉस इससे, फिर ये, फिर 2 का 3 से और 2 का 4 से, तो ये हो गई F1PD। इसमें 100% पौधे सभी लंबे होते हैं, लेकिन ये तो कह रहा है F2PD। यहां पर ये पर परागण है, यानी संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहां पर ये सब परागण हो जाएगा। इनका क्रॉस कराएंगे तो देखो ये दूसरी पीढ़ी प्राप्त होगी। गलत हो गया ना? इससे नहीं करना है, इससे करना है, यानी कि इसको हम यहां बता देते हैं। एक का, एक नर माने एक मादा माने 1 का 3 से, तो ये TT, इसका इससे, इसका क्रॉस इससे और इसका क्रॉस। तो देखो 3 पौधे लंबे होंगे, 1 बौना होगा, यानी कि लक्षण अनुपात कितना हो गया? F2PD का 3:1। 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना, यानी 75:25। और जीन अनुपात होता है 1:2:1। समझ में आ गया? ये कई बार समझाया हुआ है इसको। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो, जहां जो प्रश्न लिखा है बोर्ड में उसी टाइप से आएंगे। मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त, मानव में कर्णपाली का स्वतंत्र होना और कर्णपाली का चिपका हुआ होना, यानी कि कर्णपाली जो है वो स्वतंत्र और चिपकी हुई होना। प्रकाश की उस घटना का नाम बताना है जिसके कारण पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है, तो वो है प्रकाश का अपवर्तन। एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायप्टर, तो उसकी फोकस दूरी, चूंकि आपको ध्यान है P बराबर होता है 1/F डायप्टर। आपको F पूछा तो F बराबर 1/P मीटर। अब आप लगा दो, ये 1/F बराबर हो जाएगी 1/2.5 मीटर। सेंटीमीटर करो तो F बराबर 1/2.5 इंटू सेंटीमीटर के लिए 100 से गुणा कर दो, पॉइंट हटा दो 0 और 2500 का, यानी कि 40 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। फोकस दूरी कितनी होगी भाई? 40 सेंटीमीटर। कितने जनों ने ज्ञात की है? ये मैंने कराया था प्रश्न कुछ दिनों पहले। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग, ये जो परिनालिका होती है इसके भीतर के चुंबकीय क्षेत्र का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, देखो ये कौन से चैप्टर के उस हिसाब से ही आएंगे बोर्ड में भी। अगला प्रश्न देखो, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र,
इस पाठ में से क्षण चुंबक का चित्र, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, या परिनालिका या लूप, तीनों में से एक चित्र 100% आएगा। ध्यान दो, ये परिनालिका को आपको ऐसा चित्र बनाना है ढंग से, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गई, ये कुंजी हो गई, ये विद्युत धारा प्रवाहित की आपने, ये सिरा एस हो गया, ये एन हो गया। आप बीच में सीधी लाइन खींचे, फिर क्या करें, थोड़ी सी यूं मोड़ कर फिर यूं, फिर यूं, तीन तीन बना दे या दो दो बना दे भले। अब आपको खास बात ध्यान रखनी है, आपने यदि चित्र बना दिया और तीर के निशान नहीं लगाए तो चित्र कोई काम का नहीं है। आपने इसके सिरे एन और एस नहीं लिखे तो कोई काम का नहीं है। आपने विद्युत धारा सही ढंग से प्रवाहित नहीं किए तो भी कोई काम का नहीं है। अब आप देखो, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, एन से निकलकर एस में जाती है तो इधर तीर लगाए, समझ में आ गया। और भीतर ये एस से एन की ओर जाती है तो इधर तीर लगाए। ये तीर निशान लगाने बहुत जरूरी है, सही। अगला प्रश्न देखो, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, पूरा नाम क्या हो जाएगा? हाँ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यहां पर इस मीटिंग में, इस कार्यक्रम में यह डिसाइड किया गया कि 1986 में जितनी CFC का जो स्तर है प्रकृति पर वो उतना ही रहना चाहिए। ये 1987 में 87 के अंदर इस पर चर्चा की गई और 86 में जितनी CFC है उतनी रहने पर बात बनी। तो ये प्रोग्राम हुआ 1987 में। इस प्रकार से ये आपका अ भाग पूरा हो गया और अ भाग के अंदर ये प्रश्न थे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, 18 अबसद, 6 खाली जगह और 12 अति लघु उत्तरात्मक, कुल मिला के 36 नंबर के प्रश्न, 36 नंबर के प्रश्न। और समय अधिकतम आप 1 घंटा लगाएं। खंड ब जो है आपका, खंड ब के अंदर आपके 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न में लगभग कुछ प्रश्नों में 2 अंक सीधा हो सकता है, लेकिन अधिकतम में 1 + 1, आधा + 1, अर्थात वो ही छोटे ही होंगे लगभग। और ये 10 प्रश्न 4 से लगाकर 15 तक, 4 से 15 तक खंड ब में, 4 से 15। खंड ब जब भी शुरू करें, खंड ब के सवाल भी आप रेगुलर करें। नहीं आए तो उसके लिए थोड़ी जगह उस समय सोच के छोड़ दें, लेकिन बाद में करें, लेकिन करें रेगुलर। ऐसे नहीं आप खंड ब से कर रहे हैं प्रश्न, फिर स का बीच में खंड ब शुरू कर दिया, सारे ब के करें। और 10 प्रश्न है, 20 अंक है। खंड ब आपके लिए 20 अंक लेकर आएगा। आप 20 अंक में अधिकतम 40 मिनट का समय लगा सकते हैं, 45 मिनट का लगा सकते हैं। 40 मिनट इसका अधिकतम समय। 2 मिनट से ज्यादा कोई बड़ा सवाल नहीं है। 10 सवाल हैं, 4 मिनट हो गए, 40, 20 अंक है। एक प्रश्न को आप 4 मिनट देते हो तो 10 प्रश्नों में 40 मिनट, अधिकतम 40 मिनट है। आप कितना भी लिखोगे, 4 मिनट का तो कोई सवाल होगा ही नहीं वैसे, लेकिन अधिकतम फिर भी आपके पास 40 मिनट। टाइम मैनेजमेंट करते चले, 40 से आपको कम ही लगाना, मतलब आधे घंटे का है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है ये। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं और किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उपयोग कहां किया जाता है? आपने एक अभिक्रिया देखी है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, दोनों सॉलिड है। उच्च ताप पर गर्म करते हैं
Al2O3 प्लस Fe लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के चूर्ण जो जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं, Fe2O3 और एल्यूमिनियम, ये दोनों अभिकारक है, तो यहां गलित अवस्था में लोहा फेरस प्राप्त होता है। इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। पहले तो यह समीकरण लिख के पूरी भाषा लिखनी कि ये थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, फिर पहले पार्ट से जोड़ते हुए पूछ रहा है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। देखो आप, विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। इसका उपयोग कहां होता है? रेल की पटरियों को जोड़ने में या लोहे के बड़े मशीनों जो हैं उनमें ई दरारों को जोड़ने में। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह, आपको अलग अलग समूहों के मैंने सारे सूत्र बता दिए हैं। ये कार्बोक्सिलिक अभी हमने की पीछे जो है कोई पूरक परीक्षा की थी उसमें आया था। तो ये होता है COOH। आप ऐसा लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन आपको खोलकर सही लिखना आ रहा है। कार्बन की 4 संयोजकता, एक ऑक्सीजन के साथ 2 और O और ये H। आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, और ये बीच में नहीं लगाकर OH सीधा लिखोगे तो भी सही हो जाएगा। यानी ये क्रियात्मक समूह है। कितने जनों ने ये सही लिखा है? ये देखो एथीन। अब की बार एल्कीन पूछा है, तो एथीन का मतलब होता है C+C। कार्बन के 2 बंध आ गए तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे पीछे। तो ये तो होता है इसका अणु सूत्र, लेकिन पूछा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आपको ये नहीं बनानी, ये तो पहले आनी चाहिए। तो आपको ये आएगी, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा है। 2 इसने दिए, 2 इसने भी दिए। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां रखो हाइड्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां रखो हाइड्रोजन के साथ। इसमें भी हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन। आपको ये चित्र बनाना है एथीन का। कितने जनों ने बना दिया ये? नेक्स्ट देखो, अभी हम अ भाग पूरा कर लेते हैं, खंड ब पूरा कर लेते हैं, स को बाद में। पत्तियों में रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया समझानी है। आपको ध्यान है, पत्तियों के ऊपरी और निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र, जिनको रंध्र कहते हैं। रंध्र के दोनों ओर द्वार कोशिकाएं होती है। द्वार कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। दिन के समय CO2, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है, CO2 कम होगी। उस दौरान रंध्र के अंदर जो है जल प्रवेश करेगा, और रंध्र क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, फूल जाएंगे, और इस प्रकार से द्वार कोशिकाएं फूल जाएगी, और फूलने के कारण रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। परासरण के द्वारा जल अंदर जाएगा द्वार कोशिकाओं में, फूलेगी, रंध्र खुल जाएंगे। और रात्रि के समय CO2 कम रहती है, जल बाहर आएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, रंध्र बंद हो जाएंगे। ये तो खुलने बंद। अब खुले रंध्र का चित्र बनाना है, तो बिल्कुल आपको एक सरल चित्र आप किताब में आपने पढ़ा है, ठीक है। ये खुले रंध्र का चित्र हो गया। खुले रंध्र का चित्र बनाइए, ठीक है ना। ये लिख देंगे आप द्वार कोशिका, गार्ड सेल, और ये रंध्र, और ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। बस। नेक्स्ट प्रश्न देखो। सातवां प्रश्न आपसे कह रहा है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा का स्तर का नियमन करता है? देखो, मैंने आपको कहा इस प्रश्नों में 4 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाना। कोई भी प्रश्न में 40 मिनट आपके पास अधिकतम है। आधे घंटे में वैसे खंड ब हो जाएगा, 1 घंटे में खंड अ हो जाएगा, और उससे आगे वाले खंड भी 40-40 मिनट के, नहीं कि उसके बाद में भी 1 घंटा बचेगा। लेकिन आराम से करना है, सोच समझ के उत्तर करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा हार्मोन भाई? इंसुलिन, जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से, अग्नाशय से स्रावित होता है।
पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि कैसा अनुवर्तन है? रसायनुवर्तन। चित्र आपको आता है, याद रखना है, वो लैंगिक जनन वाला चित्र पादपों में। इसमें नाम ही पूछा है तो नाम ही लिखा है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की तकनीक को समझाइए और कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ। पादपों में जनन भाग, जनन अंग है। पादपों में जो बीज है उसके द्वारा जनन होता है, लेकिन बीजों के अलावा कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती आदि से जनन होने की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। कायिक जनन करने की तकनीक पूछी है तो कायिक प्रवर्धन करने की तकनीक है कृतन, यानी उसकी आप कटिंग करके उगा सकते हैं जड़ को, तने को। कलम रोपण, एक पादप पर दूसरे पादप की कलम डालकर कलम रोपण। दाब लगाना, कई बार कर्तन को पर्तन भी लिखा होता है, दाब लगाकर। ये आपको मैंने अपने नोट्स में लिख रखी है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां। कितने जनों ने ये सही लिखा है? कायिक प्रवर्धन आपने पढ़ा ही नहीं, वापस जाके। इसके 2 लाभ। पहला लाभ यह है, कम समय में अधिक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे प्राप्त पौधे आनुवांशिक रूप से सभी समान होते हैं। इस प्रकार से प्राप्त पौधे कम समय में बीज और फल देते हैं। इस तकनीक से बिना बीज वाले पौधों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कितनी सारी विधियां, कितने सारे लाभ है। आप 2 लाभ को साथ जोड़कर भी लिखे, गलत नहीं हो। मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, फिर आप वाले में 5 मीटर ही होगा। यहां समझें, एक समतल दर्पण के सामने 5 मीटर पर एक व्यक्ति खड़ा है, 5 मीटर पर यहां, तो अंदर इसका प्रतिबिंब भी 5 मीटर होगा। लेकिन ये कह रहा बाद में वह चलकर दर्पण की ओर 1 मीटर जाता है, इधर 1 मीटर गया, यहां आ गया। जब फलान जी यहां आ गए तो इनका प्रतिबिंब इधर आ गया 1 मीटर। तो अब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? हाँ, 1 कम हो गई यहां से, 1 कम हो गई यहां से, तो 4 कितनी हो गई? 8 मीटर हो गई। स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। तो स्नेल का अपवर्तन नियम क्या कहता है? इस बार म्यू है, न्यू है, म्यू है। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आर। अपवर्तनांक कहते हैं इसको, नियतांक है ये न्यू, एक स्थिरांक कांस्टेंट। परिभाषा क्या होगी? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की जया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक, जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम है। अगला प्रश्न देखो 10। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु, तो आप पॉइंट में यूं लिखोगे, जैसे उत्तर लिखोगे नीचे तब यूं उत्तर लगाकर 10 नंबर का 1 आप लिखोगे दूर बिंदु बराबर अनंत और निकट बिंदु बराबर 25 सेंटीमीटर। फिर टिंडल प्रभाव को समझाइए। यहां सेकंड नंबर हेडिंग लगानी है, टिंडल प्रभाव, और फिर आगे लिखना है। वायुमंडल विषमांगी कणों का मिश्रण है। इसमें धूल के कण, वायु के गैसों के अणु, जल वाष्प, अनेक सूक्ष्म कण स्थित होते हैं। जब प्रकाश इन कणों से गुजरता है तो प्रकाश का पथ यानी प्रकाश दृश्यमान हो जाता है। उन प्रकाश के कण, प्रकाश के अंदर जो है वो कण दृश्यमान हो जाते हैं। प्रकाश जब इन कणों से गुजरता है तो वो कण क्या हो जाते हैं? दृश्यमान हो जाते हैं। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे बंद कमरे में, धुएं से भरे बंद कमरे में किसी छिद्र से आती हुई प्रकाश की किरण टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे प्रकाश का पथ दिखाई देता है। उस प्रकाश के मार्ग में वो कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। घने जंगल के वितान में उदाहरण लिखेंगे साथ में। अगला प्रश्न देखो,
11वां प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, एक घरेलू विद्युत परिपथ में ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पहले दिया हुआ लिखे 5 एम्पियर का फ्यूज है, यानी कि विद्युत आई बराबर कितना है 5 एम्पियर। आपको 100 वाट के बल्ब लगाने हैं तो P है वो 100 वाट हो गई, ठीक है। 220 वोल्ट के अधिकतम बल्बों की संख्या ज्ञात करनी जो परिपथ में सुरक्षित उपयोग हो सके, यानी कि V बराबर है 220 वोल्ट। अब आपको कितने बल्ब आप लगाए, बल्बों की संख्या आपकी उस परिपथ में अति भारण ना हो, तो आपको ये ध्यान है, चूंकि आप जानते हैं P बराबर होता है शक्ति क्या होती है VI, तो इस परिपथ में P का मतलब है आप कितना शक्ति लगा सकते हो। शक्ति लगाने के लिए आपको ध्यान है V चाहिए, तो V तो 220 वोल्ट है और I कितना है, फ्यूज लगा हुआ है 5 एम्पियर का, तो आपकी शक्ति 22/110 यानी 1100 वाट। आप 1100 वाट तक आप इसमें कोई भी युक्ति प्रयोग कर सकते हो, तब तक अति भारण नहीं होगा, लघु पतन भी नहीं होगा, अति भारण भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है वाट 100 वाट का बल्ब है तो कितने बल्ब लगा सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं N इजिकल टू P1 बटा P2 लिख दो, तो N बराबर ये 1100 बट्टा कर दो 100, तो कितने बल्ब लगा सकते हैं आप, 11 बल्ब लगा सकते हो हाईएस्ट। 11 से ज्यादा लगाया तो अति भारण हो जाएगा। कितने जनों ने ये किया है। विद्युत विभवांतर मापने के लिए यंत्र होता है, तो आप इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा। और परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, ये पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में। और धारा मापते हैं अमीटर से, उसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ध्यान दें, नेक्स्ट कितने हो गए ये 12वां देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, यदि वे प्रतिच्छेदित करती तो प्रतिच्छेदित बिंदु पर कंपास या चुंबकीय सुई रखने पर वह 2 दिशाओं को एक साथ इंगित करता, 2 दिशाओं को एक साथ बताता, जो कि संभव नहीं है। 2 दिशाएं कोई कंपास एक साथ नहीं बताएगा, इसलिए ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये उत्तर लिखना है इसका, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये वाला दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। किसी धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ में राइट हैंड साइड में ऐसे पकड़े कि अंगूठा सीधा अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। मतलब ये हो गई, अगर यूं धारा यूं है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर हो जाएगी यूं। समझ में आ गया। और भाषा लिखनी है ऐसी। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, जैव आवर्धन किसे कहते हैं। आपको बताया था कि फसलों पर जो पीड़कनाशी कीटनाशी छिड़के जाते हैं, ये रासायनिक पदार्थ अलग अलग जो है पोष स्तर से होते हुए मानव तक पहुंचते हैं, यानी अलग अलग पोष स्तरों में जमा हो जाते हैं। तो फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक पीड़कनाशक जल में घुलित अवस्था में पादपों में उत्पादकों द्वारा घुलित अवस्था में ग्रहण कर लिए जाते हैं, और वे उस फसल में पहुंच जाते हैं, सब्जियों फलों में पहुंच जाते हैं। जब उनको पशु वगैरह खाता है तो उसमें पहुंच जाते हैं, और इस प्रकार से ये मांसाहारी में होते हुए सर्वोच्च उपभोक्ता मनुष्य तक पहुंच जाते हैं और उसमें एकत्रित होते हैं। इस प्रकार की घटना को जैव आवर्धन कहते हैं, ये लिखना है। ओजोन परत के क्षय होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोरेज या एरोसॉल के जो डिब्बे आते हैं स्प्रे वगैरह, उनके अंदर उपस्थित होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके द्वारा ओजोन परत अपक्षय हो रही है। ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वायुमंडलीय कुछ अपशिष्ट। ये भाग ब पूरा हो गया। स भाग अभी हम अगले पीरियड में करेंगे, स और द दोनों भागों को। ठीक है, अच्छे से आप इसको जो है याद करें। अभी कल जो सेकंड पेपर लेंगे।